हमारा पिछला टॉपिक था पंजाब। अब हमारा अगला टॉपिक है द नॉर्थ ईस्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजनल एस्पिरेशंस रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट इन 1980s। अब नॉर्थ ईस्ट में भी जो क्षेत्रीय तौर पे आकांक्षाएं होती हैं उन्होंने भी एक पूरी तरह से मोड़ लिया 1980s में। दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 states, also referred to as the Seven Sisters। इस क्षेत्र में लगभग 7 स्टेट्स थे और जो कि एक 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। The region has only 4% of the country's population, but about twice as much share of its area। इस इलाके के अंदर 4% जो है लगभग पॉपुलेशन है, जो पूरी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें से 4% पॉपुलेशन यहाँ पर है। लेकिन अगर एरिया की अगर हम बात करें शेयरिंग की, तो लगभग दुगना एरिया जो है यहाँ पे एक तरह से इनके पास है। A small corridor of about 22 kilometers कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक छोटा सा कॉरिडोर है लगभग 22 किलोमीटर का, जो इस एरिया को पूरी बाकी कंट्री से जोड़ता है। अदरवाइज द रीजन शेयर्स बाउंड्रीज विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड सर्व्स एज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है ये अपनी बाउंड्रीज चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और इंडिया के लिए एक तरह से गेटवे के तौर पे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। The region has witnessed a lot of change since 1947। अब इस इलाके में भी बहुत ज्यादा जो है चेंजेस हुए 1947 से। त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय were erstwhile princely states which merged in India after independence। त्रिपुरा, मणिपुर और खासी हिल्स जो मेघालय के थे ये पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, बाद में ये मर्ज हो गए इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस के बाद। The entire region of the northeast has undergone considerable political reorganization। पूरे इलाके में नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल तौर पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1960, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा इन 1972, while अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम became separate states in 1986। तो इस तरह से जो 7 स्टेट्स हैं, नागालैंड बना 1960 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो हैं वो सेपरेट स्टेट्स बने 1986 में। The partition of India in 1947 had reduced the northeast to a landlocked region and affected its economy। अब ये जो पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, इससे नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो एक तरह से ऐसा बन गया जो एक क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया और नतीजा क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा उस पर असर पड़ा। कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन द डेवलपमेंटल टर्म्स। अब क्योंकि ये बाकी सारे इंडिया के हिस्से से कटा हुआ था, अलग ही पड़ रहा था, इसकी वजह से इस क्षेत्र में जो विकास है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेन इंसुलेटेड। ना उसकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभावशील थी। एट द सेम टाइम most states in this region underwent major demographic changes due to influx of migrants from neighboring states and countries। दूसरा क्या हो रहा था कि उसी वक्त बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो क्या कहते हैं इन क्षेत्र में थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक तौर पे चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि बाहर से जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास पड़ोस के स्टेट से या कंट्री से वो इनके जो है एरिया में एक तरह से आ रहे थे या घुस रहे थे। The isolation of the region, its complex social character and its backwardness compared to the other parts of the country have all resulted in the complicated set of demands from different states of Northeast। एक तो ये जो रीजन था ये बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा था, दूसरा अपने आप में ये काफी कॉम्प्लेक्स इसका सामाजिक कैरेक्टर था, तीसरा इसका जो पिछड़ापन था बाकी और जो हिस्से थे कंट्री के उसके मुकाबले। इन सब का नतीजा ये हुआ कि अब इनकी जो अलग अलग स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उनमें से भी इनकी डिमांड्स अब उठने लग गई। The vast international border and the weak communication between the northeast and the rest of India have further added to the delicate nature of politics there। अब एक तो इस एरिया से 3 कंट्रीज की बॉर्डर लाइन थी, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और बाकी जो इंडिया का पार्ट था उसके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत कमजोर था। तो इसके कारण ही जो है जो पॉलिटिक्स थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक तरह से संवेदनशील थी। 3 issues dominate the politics of northeast: demands for autonomy, movements for secession and opposition to outsiders। अब 3 जो मेजर मुद्दे थे इनके पॉलिटिक्स में जो नॉर्थ ईस्ट के, वो ये थे, एक तो हमें ऑटोनॉमी चाहिए उसकी डिमांड थी, दूसरा कि हम इतने बड़े ग्रुप से विड्रॉल चाहते थे, मूवमेंट्स उसको लेकर हो रहे थे, तीसरा जो है ऑपोजिशन हो रहा था जो बाहर के लोग आ रहे थे उनका। Major initiatives on the first issue in the 1970s set the stage for some dramatic developments on the second and third in the 1980s।
शुरुआत में जो पहला उनका डिमांड थी कि ऑटोनॉमी की, उसकी एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करी गई 1917 में, उसके लिए कदम उठाए गए। फिर धीमे धीमे 1980s तक आते आते जो उनके सेकंड और थर्ड मुद्दे थे उनमें भी जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। At independence, the entire region except Manipur and Tripura comprised the state of Assam. Independence के वक्त पूरा इलाका बस मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के असम स्टेट के अंदर आता था। Demands for political autonomy arose when the non-Assamese felt that the Assam government was imposing Assamese language on them. अब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी वो तब उठी जब नॉन असमीज को ऐसा लगा कि जो असम की गवर्नमेंट है वो उन पर जबरदस्ती असमीज लैंग्वेज थोप रही है। देयर वर ऑपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स थ्रू आउट द स्टेट। पूरे स्टेट में विरोध हो रहा था और इसको लेकर दंगे हो रहे थे। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। जो बड़े बड़े ट्राइबल कम्युनिटीज थे उनके जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि असम से अलग हो जाएं। They formed the Eastern India Tribal Union, which later transformed into a more comprehensive all-party Hill Leaders Conference in 1960. अब इन लोगों ने मिलकर ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाई, जो बाद में आगे चलकर ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस बन गई 1960 में। They demanded a tribal state to be carved out of Assam. उन्होंने ये डिमांड रखी कि एक ट्राइबल स्टेट जो है वो असम से अलग कर दिया जाए। Finally, instead of one tribal state, several states got carved out of Assam. और नतीजा क्या हुआ कि एक ट्राइबल स्टेट की जगह बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो असम से बाहर आ गए। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ असम। अलग अलग समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं ये असम से अलग करने पड़े। त्रिपुरा एंड मणिपुर वर अपग्रेडेड इनटू स्टेट्स टू। अब त्रिपुरा और मणिपुर इनको भी स्टेट्स का एक तरह से दर्जा मिल गया था। The reorganization of the Northeast was completed by 1972. अब पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो रीऑर्गेनाइज हो चुका था और ये हुआ 1972 में। But this was not end of autonomy demands in this region. पर अभी भी जो ऑटोनॉमी की डिमांड्स थी वो इस इलाके में खत्म नहीं हुई। In Assam, for example, communities like the Bodos, Karbis and Dimasas wanted separate states. अभी भी असम में कुछ समुदाय थे जो चाहते थे, जैसे कि बोडोस है, कर्बीस है या दिमासास, कि उनके सेपरेट स्टेट हों। They worked for this demand by mobilizing public opinion and popular movement as well as through insurgency. अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग जो हैं पब्लिक ओपिनियन जुटाने लग गए, मूवमेंट चलने लग गए, साथ ही साथ विद्रोह होने शुरू हो गए। Often the same area was claimed by more than one community. एक ही इलाके को एक से ज्यादा समुदाय जो है वो क्लेम करने लगे। It was not possible to go on making small and yet smaller states. अब ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कितने सारे छोटे स्टेट्स बन जाएं। पहले छोटा स्टेट बना, अब उसके और छोटे स्टेट हो जाए। Therefore, some other provisions of our federal setup were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam. तो कुछ और प्रावधान किए गए, हमारे जो फेडरल सेटअप है उस हिसाब से कुछ ऐसे प्रावधान किए गए ताकि जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो जो है उनकी पूरी भी हो जाए और वो असम में भी रहे। Karbis and Dimasas have been granted autonomy under district councils, while Bodos were recently granted autonomous council. अब जो कर्बिस और दिमासास थे उनको ऑटोनॉमी दी गई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर, और जो बोडोस थे उनको जो है अभी रिसेंटली ग्रांट करी गई है ऑटोनॉमस काउंसिल। Secessionist movements demand for autonomy was easier to respond to, for these involved using the various provisions in the constitution for accommodation of diversity. ये जो ऑटोनॉमी की डिमांड है इसे आसानी से जो है एक तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग प्रावधान दिए हैं कि हम किस तरीके से जो भी डाइवर्सिटीज हैं उनको अपने यहाँ एकोमोडेट करें, शामिल करें। It was much more difficult for some groups demanded a separate country, not in momentary anger but consistently as a principled position. लेकिन मुश्किल तब आती है जब कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लग जाते हैं। ये एक क्षण गुस्से का वो नहीं है कि क्षण भर में गुस्सा आया और बोल दिया ऐसे, लेकिन ये लगातार इस चीज को डिमांड करते हैं। The country's leadership faced this problem for a very long time in at least 2 states in Northeast. और कंट्री की जो लीडरशिप है इसको इस प्रॉब्लम को काफी लंबे समय से झेलना पड़ रहा है, खासतौर से 2 स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। A comparison of these 2 cases offers us a lesson in democratic politics. अगर हम ये जो दोनों केसेस हैं इनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से काफी बड़ा सबक मिलता है।
After independence, the Mizo Hills area was made an autonomous district with Assam. इंडिपेंडेंस के बाद जो मीजो हिल एरिया था उसको जो है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम के अंदर बना दिया गया. Some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to Indian Union. अब कुछ मीजोस का ये मानना है कि वो कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे ही नहीं, तो इसलिए वो इंडियन यूनियन को बिलोंग ही नहीं करते. But the movement for succession gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to the Great Famine of 1959 in Mizo Hills. अब ये जो सक्सेशन का मूवमेंट था ये पॉपुलैरिटी तब पकड़ा यानी कि लोगों ने इसका सपोर्ट तब ज़्यादा किया जब असम गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से जो सूखा पड़ा 1959 में मीजो हिल्स में उसको सही से नहीं सॉल्व कर पाई या उसको उसकी तरफ सही से ध्यान नहीं दे पाई. The Mizo's anger led to the formation of Mizo National Front under the leadership of Lal Denga. अब मीजोस का जो गुस्सा था उसकी वजह से मीजो नेशनल फ्रंट बनी और इसके जो लीडर थे वो लाल देंगा थे. In 1966, the Mizo National Front started an armed campaign for independence. अब 1966 में जो मीजो नेशनल फ्रंट थी उसने एक तरह से हथियारबंद कैंपेन जो है इंडिपेंडेंस के लिए शुरू कर दिया. Thus started a 2-decade-long battle between Mizo insurgents and Indian Army. 2 दशक लंबा ये एक युद्ध चला मीजो इंसर्जेंट्स और जो इंडियन आर्मी थी उनके बीच में, यानी मीजो के जो विद्रोही लोग थे वो और इंडियन आर्मी. द MNF fought a guerrilla war, got support from Pakistani government and secured shelter in the eastern Pakistan. अब ये जो MNF थी ये गोरिल्ला वॉर लड़ रही थी और इसको सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ ही साथ इसको शेल्टर भी जो है ईस्ट पाकिस्तान में मिल रहा था. द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर्ड it with a series of repressive measures of which the common people were the victim. अब जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़े जिससे इनको दबाया जा सके और इसमें जो है जो आम आदमी लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए, वो मेन इसका शिकार हुए. एट वन पॉइंट इवन द एयरफोर्स वॉज यूज्ड. एक बार तो ऐसा हो गया कि एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा. These measures caused more anger and alienation among the people. अब इन कदमों से क्या हुआ, लोगों में गुस्सा और ज्यादा भड़का और लोग जो है और ज्यादा एक तरह से जैसे हो गया ना कि अलग हो गए. At the end of 2 decades of insurgency, everyone was a loser. अब ये जो 2 दशक तक इंसर्जेंसी चली, विद्रोह चला, इसमें हर एक का नुकसान हुआ, हर कोई हारा. This is where maturity of political leadership at both ends made a difference. अब यहीं पर अगर दोनों तरफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अगर वो मैच्योर होती तो शायद इससे कुछ अलग ही रिजल्ट होता. लाल देंगा केम बैक फ्रॉम एक्साइल इन पाकिस्तान एंड स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट. अब लाल देंगा जो है पाकिस्तान से जब वापस आए और फिर जो है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करना शुरू किया. राजीव गांधी स्टीयर्ड दीज नेगोशिएशंस टू अ पॉजिटिव कंक्लूजन. अब राजीव गांधी जो है इन नेगोशिएशंस को उन्होंने एक तरह से पॉजिटिव एंड की तरफ ले जाने की कोशिश की. इन 1986 अ पीस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल देंगा. फिर 1986 में एक जो होता है पीस एग्रीमेंट वो साइन किया गया राजीव गांधी और लाल देंगा के बीच में. As per this accord, Mizoram was granted full-fledged statehood with special powers and the MNF agreed to give up section struggle. इस सहमति के अनुसार मिजोरम को जो है पूरी तरह से स्टेट का दर्जा मिल गया, उसके साथ स्पेशल पावर्स भी मिली, साथ ही साथ जो MNF थी उसने एग्री करा कि वो अपना ये जो सेक्शन स्ट्रगल है इसको खत्म कर देगी. लाल देंगा टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर. लाल देंगा वहां के चीफ मिनिस्टर बने. दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम. तो एक तरह से ये जो सहमति थी ये टर्निंग पॉइंट थी मिजोरम हिस्ट्री में. टुडे मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस इन द रीजन एंड हैड बिग स्ट्राइड्स इन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट. मिजोरम आज की डेट में सबसे शांति वाला इलाका है और बहुत अच्छे कमाल कर रहा है लिटरेसी में भी और डेवलपमेंट में. द स्टोरी ऑफ नागालैंड इज सिमिलर टू मिजोरम. अब मिजोरम की ही जैसी स्टोरी नागालैंड की है except that it started much earlier and has not yet such a happy end. इसकी शुरुआत उससे काफी पहले हो गई थी लेकिन उसकी इतनी अच्छी हैप्पी एंडिंग नहीं थी. Led by Angami Zafu Fizo, a section of Nagas declared independence from India way back in 1951. इनको लीड कर रहे थे अंगामी जाफू फिजो, पर जो सेक्शन था नागाज का वो इंडिपेंडेंस चाहते थे इंडिया से 1951 में. फिजो टर्न डाउन मेनी ऑफर्स ऑफ नेगोशिएशन सेटलमेंट. अब फिजो जो थे उन्होंने बहुत से जो सेटलमेंट करी जाती है कि नेगोशिएशन कर लो उसको ठुकरा दिया.
The Naga National Council launched an armed struggle for sovereignty of Nagas. अब नागा नेशनल काउंसिल ने अगेन हथियारबंद एक तरह संघर्ष शुरू कर दिया नागाज की सोवरेनिटी के लिए. After a period of violent insurgency, a section of Nagas signed an agreement with the government of India, but this was not acceptable to other rebels. जब काफी ज्यादा विद्रोह हो गया, हिंसात्मक हो गया, तो कोई जो एक सेक्शन था नागाज का, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन जो और बाकी विद्रोही थे उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था. द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स अ फाइनल रिजोल्यूशन. तो नागालैंड की ये जो समस्या है ये आज भी सॉल्यूशन के लिए भी इंतजार कर रही है. मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स. The large scale of migration into the northeast gave rise to a special kind of problem that pitted the local communities against people who were seen as outsiders or migrants. बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में वो माइग्रेट करके आ रहे हैं, उसे एक खास तरह की समस्या जो है जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए खड़ी हो गई है, उन लोगों के लिए खास तौर से जो बाहर से आ रहे हैं या जिनको वो बाहर का मानते हैं. These latecomers, either from India or abroad, are seen as encroachers on scarce resources like land and potential competitors to employment opportunities and political power. अब ये जो लोग बाद में आए हैं, चाहे वो इंडिया से हों या बाहर से हों, ये जो है एक तरह से एनक्रोचर्स माने जाते हैं, जो हथिया लेते हैं जगह को, या जिन जो भी रिसोर्सेज हैं जो अभी खाली पड़े हैं, जैसे कि ज़मीन है या कहना चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो बढ़ गए हैं, या पॉलिटिकल पावर में बाहर के जब लोग आएंगे तो वो भी जो है आपका पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे. तो एक तरह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है. दिस इशू हैज़ टेकन पॉलिटिकल एंड समटाइम्स वायलेंट फॉर्म इन मैनी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ स्टेट. और ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल और कई बार जो है हिंसात्मक भी हो चुका है कई स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट. द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 to 1985 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स. असम में एक मूवमेंट चलाया गया था 1979 से 85 तक, और इसे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है अब तक के जो इन मूवमेंट्स हुए हैं आउटसाइडर के लिए. द असमीज सस्पेक्टेड दैट there were huge numbers of illegal Bengali Muslim settlers from Bangladesh. जो असमीज हैं वो ये मानते हैं कि बहुत भारी संख्या में गैर कानूनी तरीके से जो बंगाली मुस्लिम सेटलर्स हैं बांग्लादेश से वो यहाँ आ गए हैं. They felt that unless these foreign nationals are detected and deported, they would reduce the indigenous Assamese into minority. अब उनका ये मानना है कि ये जो बाहर से लोग आ गए हैं, जब तक इनकी पहचान नहीं होती और इन्हें वापस नहीं भेजा जाता, उससे क्या होगा, जो वहाँ की असमीज पॉपुलेशन है वो खुद माइनॉरिटी में आ जाएगी. देयर वर अदर इकोनॉमिक इश्यूज टू. आर्थिक मुद्दे और भी हैं वहाँ पे. देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, टी एंड कोल. अब असम में जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, टी या कोल है, तब भी वहाँ बहुत गरीबी है. इट वॉज फेल्ट दैट दीज वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी कमेंसरेट बेनिफिट टू द पीपल. और माना ये जा रहा है कि ये सब जो है स्टेट से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं खत्म हो जाएंगे और इससे कहीं भी जो लोग हैं वहाँ के उनको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे और लोगों को इसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा. In 1979, the All Assam Students Union, a students group not affiliated to any party, led an anti-foreigner movement. अब 1979 में जो All Assam Students Union थी, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप जो कि किसी भी पार्टी से मतलब ये नहीं था कि जुड़ा हुआ हो, उसने एक एंटी फॉरेनर मूवमेंट चलाया. The movement was against illegal migrations, against domination of Bengalis and other outsiders, and against faulty voters register that includes the name of the lakhs of immigrants. अब ये जो आंदोलन था, ये जो गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स आए हैं उनके लिए था, जो बंगालीज थे या जो और बाकी आउटसाइडर्स थे उनका जो डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था उसके खिलाफ था. साथ ही साथ वो जो फॉल्टी वोटर्स होते हैं जो जबरदस्ती का वोट डालने के लिए रजिस्टर हो गए हैं, उनके नाम जो हैं उन लाखों इमिग्रेंट्स में जो है शामिल हैं. The movement demanded that all outsiders who had entered the state after 1951 should be sent back. अब ये जो मूवमेंट था इसमें ये था कि डिमांड क्या थी कि जितने भी बाहरी तौर पे लोग आए हैं 1951 से इस स्टेट के अंदर उनको वापस भेज दिया जाए. The agitation followed many novel methods and mobilized all sections of Assamese people, drawing support across the state. अब ये जो एजिटेशन था इसने कई सारे तरीके अपनाए, काफ़ी ज़्यादा असमीज लोगों के जो हर सेक्शन के लोग थे उनका जो है सपोर्ट जुटाया पूरे स्टेट के अंदर.
It also involved many tragic and violent incidents leading to the loss of property and human lives. अब इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक ऐसी गतिविधियां हुई, ऐसे हादसे हुए जिससे प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ दोनों का ही काफ़ी नुकसान हुआ. The movement also tried to blockade the movement of trains and the support of oil from Asaman to refineries in Bihar. अब ये जो आंदोलन था इसने कोशिश करी कि जो ट्रेन्स का मूवमेंट है उसे ब्लॉक कर दिया जाए, या जो ऑयल की सप्लाई हो रही है असम से और रिफाइनरीज में बिहार के, उसको जो है रोक दिया जाए. Eventually, after 6 years of turmoil, the Rajiv Gandhi-led government entered into the negotiations with the AASU leaders, leading to the signing of an accord in 1985. Finally, 6 साल की ये जो एक उठापटक रही, उसके बाद राजीव गांधी के द्वारा जो उस टाइम पे गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने जो है नेगोशिएशन किया AASU लीडर्स के साथ, और फिर रिजल्ट में उन्होंने जो है एक सहमति साइन हुई दोनों के बीच में 1985 के अंदर. According to this agreement, those foreigners who migrated into Assam during and after Bangladesh war and since were to be identified and deported. अब इस एग्रीमेंट के अनुसार वो फॉरेनर्स जो कि असम के अंदर आए हैं, आइदर बांग्लादेश का वॉर हो रहा था तब या उसके बाद जो हैं, और उनको जो है पहचान किया जाए और उनको वापस भेजा जाए. With the successful completion of the movement, the AASU and the Assam Gana Sangram Parishad organization themselves as a regional political party called Assam Gan Parishad. जब ये जो है मूवमेंट सफल तौर पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो AASU थी और जो असम गण संग्राम परिषद थी, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर और नाम दिया असम गण परिषद. It came to power in 1985 with the promise of resolving the foreign national problem as well as to build a golden Assam. तो इन जब ये पावर में आए तो 1985 में इन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये जो फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक गोल्डन असम को जो है बनाने की कोशिश करेंगे. असम अकॉर्ड बोथ पीस एंड चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स इन असम, बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन. अब ये जो असम पर सहमति हुई थी उससे वहां पर शांति तो बहाल हो गई और साथ ही साथ पॉलिटिक्स जो है वो भी बिल्कुल बदल गई असम के अंदर, लेकिन अभी भी ये जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व नहीं हुई थी. The issue of the outsiders continue to be a live issue in the politics of Assam and many other places in the northeast. ये जो आउटसाइडर्स यानी जो बाहरी लोगों का ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज भी पॉलिटिक्स में असम के और बहुत सारी और जगहों पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर. This problem is particularly acute, for example, in Tripura, as the original inhabitants have been reduced to being a minority in their own land. ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि त्रिपुरा में जो खुद के वहाँ के रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं वो अब माइनॉरिटी में आ गए अपनी ही ज़मीन पे. The same feeling informs the hostility of the local population to Chakma refugees in Mizoram and Arunachal Pradesh. इसी तरीके की जो फीलिंग है वो आपको वहाँ मिलेगी जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहाँ पर चकमा रेफ्यूजीज जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में आ गए हैं. Sikkim's merger at the time of independence, Sikkim was a protectorate of India. It means that while it was not a part of India, it was not a fully sovereign country. इंडिपेंडेंस के वक्त सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टरेट था इंडिया का, मतलब इंडिया का पूरी तरह से हिस्सा नहीं था लेकिन अपने आप में एक अलग कंट्री भी नहीं था. Sikkim's defense and foreign relations were looked after by India, while the power of internal administration was with Chogyal, Sikkim's monarch. जो सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस था वो इंडिया देखता था, जबकि जो उनकी अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जो है उसकी पावर जो है चोग्याल जो कि सिक्किम के मोनार्क थे उनके पास थी. This arrangement ran into difficulty as the Chogyal was unable to deal with the democratic aspirations of the people. अब ये जो अरेंजमेंट था ये मुश्किल में तब पड़ गया जब चोग्याल जो है पूरी तरह से डील नहीं कर पाए जो भी लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी लोगों की उनसे. An overwhelming majority of Sikkim population was Nepali. अब जो पॉपुलेशन थी सिक्किम की वो ज्यादा से ज्यादा उसमें नेपाली लोग थे. बट द चोग्याल वाज सीन एज परपिचुएटिंग द रूल ऑफ अ स्मॉल एलीट फ्रॉम अ माइनॉरिटी लीपचा भूटिया कम्युनिटी. पर ये जो चोग्याल थे अब इनको इस तरह से देखा जा रहा था कि ये जो रूल था छोटे जो एलीट का एक छोटे ग्रुप का या जो कहना चाहिए माइनॉरिटी जो लीपचा भूटिया कम्युनिटी थी उसको एक यानी कि ना आगे बढ़ा रही थी बस. The anti-Chogyal leaders of both the communities sought and got support from the government of India. अब जो anti-Chogyal leaders थे दोनों ही समुदाय के उन्होंने जो है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद ली.
The first democratic elections to Sikkim Assembly in 1974 were swept by Sikkim Congress, which stood for greater integration with India. अब पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए सिक्किम असेंबली के लिए 1974 में, उसमें सिक्किम कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा जीती, क्योंकि वो जो है ज्यादा इंडिया से जुड़ी हुई थी. द असेंबली फर्स्ट sought the status of associate state and then in April 1975 passed a resolution asking for the full integration with India. अब ये असेंबली जो है इसको पहले स्टेटस मिला एसोसिएट स्टेट का, और फिर अप्रैल 1975 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें उन्होंने कहा हम पूरी तरह से इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं. This was followed by a hurriedly organized referendum that put a stamp of popular approval on the assembly's request. अब ये जो चीज थी, इसमें जल्दी से जो है एक रेफरेंडम जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया कि एक स्टैम्प जल्दी से लगाई जाए ताकि ये जो असेंबली की रिक्वेस्ट है इसको अप्रूव कर दिया जाए. The Indian Parliament accepted this request immediately and Sikkim became the 22nd state of the Indian Union. अब इंडियन पार्लियामेंट ने इनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और सिक्किम जो है फिर वो 22nd स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का. Chogyal did not accept this merger and his supporters accused the government of India of foul play and use of force. चोग्याल ने जो है इस मर्जर को नहीं माना और उनके जो सपोर्टर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो है इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने जो है धोखा दिया है, फोर्स का इस्तेमाल किया है. Yet the merger enjoyed popular support and did not become a divisive issue in Sikkim politics. तो ये जो मर्जर था इसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और कभी भी ये एक तरह से विभाजन का मुद्दा नहीं रहा सिक्किम की पॉलिटिक्स में. अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ये करते हैं अगले